तो निरुपमा जी, आज सिद्धांत ज्योतिर्गणित चंद्र ग्रहण चैप्टर में आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा की त्रिज्या। फिर इसका कलात्मक मान, उसी को हम कलाकर्ण कहेंगे। और फिर बिंब मान, जिसमें हम सूर्य, चंद्र और राहु तीनों के बिंब मान निकालेंगे, योजन में भी और कला में भी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सूर्य का जो व्यास है ग्रीन कलर से, वही इसका बिंब मान होगा। चंद्रमा का जो व्यास होगा वो चंद्र का बिंब मान होगा। पृथ्वी का जो व्यास है उसे भू व्यास कहेंगे, या इसे भू बिंबमान कहेंगे। और पृथ्वी के कारण जो छाया बनती है, जिसे भू छाया कहते हैं या भूभा कुभा भी कहते हैं, इसका ये ग्रीन कलर में जो वर्टिकल लाइन है, ये इसका व्यास मान या बिंब मान बता रही है। इसी को हम आगे देखेंगे। सबसे पहले सूर्य चंद्र की कक्षा का व्यासार्ध। सूर्य और जो चंद्रमा है, जो चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ, तो उनकी जो कक्षा है उसका व्यास का आधा अर्थात त्रिज्या क्या है। प्रथम सेमेस्टर में कक्षाध्याय चैप्टर में परिधि तो बता दिया गया था, लेकिन व्यास या त्रिज्या के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। अभी उस बात को किया जा रहा। सूर्य केंद्र की पृथ्वी केंद्र से दूरी 6,89,377 योजन तथा चंद्र केंद्र की पृथ्वी केंद्र से दूरी 51,566 योजन तुल्य है। यह इनका कर्ण, या इसी को हम कक्षा की त्रिज्या भी कहते हैं। अर्थात भू केंद्र पृथ्वी के केंद्र से इतने योजन ऊपर इनकी कक्षा है। किसकी? सूर्य की और चंद्रमा की। तो आप देख सकते हैं, पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र की बीच की दूरी 6,89,377 योजन। और इसी को त्रिज्या इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वापस चक्कर लगा के ऐसे आएगा, और सिर्फ एक साइड का हमने बताया है ये मान, तो व्यास तो डबल होता है, इस हिसाब से ये त्रिज्या है। चंद्रमा के केस में भी चंद्रमा के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक जो दूरी है वो 51,566 योजन। इसी को हम चंद्रकरण कहते हैं या चंद्रमा की त्रिज्या, क्योंकि चंद्रमा चक्कर लगा के वापस यहां जाएगा और इधर से घूम के आएगा, तो इसमें ये आधी दूरी अर्थात व्यास का आधा यहाँ पे लिखा है। इसी को चंद्रकरण या चंद्र की त्रिज्या है। और ये दूरियां तल से नहीं ली जाती हैं, केंद्र से ली जाती हैं। इसलिए सूर्य और पृथ्वी के केंद्र की बीच की दूरी को सूर्य की त्रिज्या, या चंद्रमा से पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी को चंद्रकर्ण या चंद्र की त्रिज्या कहेंगे। उपपत्ति, यहां पे इसकी प्रूविंग भी है। उपपत्ति में क्या है? आचार्य ने कक्षाध्याय में इन ग्रहों अर्थात सूर्य चंद्रादि की कक्षा की परिधि कही है, लेकिन व्यास नहीं कहा है। तो आपको पता होगा कि भकड़ाध्याय और उसके बाद जो कक्षाध्याय था, उसमें सूर्य चंद्र की और अन्य ग्रहों की भी कक्षा की परिधि बता दी गई, लेकिन व्यास नहीं बताया था। आचार्य ने वहां सूर्य की कक्षा, अब देखिए यहाँ पे सूर्य की कक्षा बोल रहे हैं कि कोई सूर्य को चक्कर लगाता हुआ मान रहे हैं, वैसे ये पृथ्वी की कक्षा होगी और पृथ्वी की परिधि होती है 43,31,497। और ये जो वैल्यू हम बोल रहे हैं सब योजन में है। तथा चंद्र की कक्षा या परिधि तथा चंद्र की कक्षा, जिसे हम परिधि भी कहेंगे, वो 3,24,000 योजन कही है। अर्थात चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है, तो वो चक्कर की जो लंबाई है, मतलब चक्कर जब पूर्ण करेंगे तो कितना चल चुके होंगे? 3,24,000 योजन। इसी तरह से जब पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूम रहा है, तो एक चक्कर में कितना घूमता है? वो परिधिमान 43,31,497 योजन है। अब हम, ये परिधि तो पता है, और साथ में ही इस चैप्टर में इन्होंने इसकी त्रिज्या भी बता दी है। तो अब हमारे पास त्रिज्या भी है,
परिधि भी है। बस देखना ये है बराबर करके क्या ये आता है। और फार्मूला आपको पता है, परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। अब पाई क्या है? प्राचीन समय में, आर्यभट्ट के टाइम में, पाई को 3927/1250 कहा जाता था। आज के डेट में, आधुनिक समय में, 22/7, और इसी का मान 3.14 है। पर यहाँ पर 3927 को 1250 से जब भाग देंगे तो सेम वही 3.14 ही मिलेगा। इसका मतलब प्राचीन समय में ये कैलकुलेशन एकदम सही उस टाइम में उन लोगों ने निकाल लिया। तो चलिए, यहाँ आचार्य ने 1250 व्यास के लिए परिधि 3927 कही है। अर्थात परिधि तथा व्यास का अनुपात जो सदा स्थिर रहता है, उसका मान आचार्य के अनुसार 3927/1250 भिन्न द्वारा व्यक्त होता है। यह आधुनिक पाई के मान के अत्यंत आसन्न अर्थात निकट है, जो कि 3.141 है। अब पिछले सेमेस्टर और इस चैप्टर से हमें परिधि और त्रिज्या पता है। अब बस हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में वैल्यूज रखते हैं। पाई r2, या इसे हम 2 पाई r कहेंगे, तो ये बराबर है परिधि। पाई की वैल्यू 3927/1250 आर्यभट्ट के द्वारा, गुणे रेडियस जो त्रिज्या भी बताई गई है, ये यहाँ पे सूर्य की त्रिज्या लिखी गई है 6,89,377 योजन, गुणे 2, बराबर जो परिधि का मान आया। अब सूर्य जिस ऑर्बिट पे घूम रहा है, एक चक्र का मान 43,31,493, जो कि यहाँ लिखे मान के एकदम बराबर है। अर्थात उस समय जो फार्मूला यूज किया गया था और जो उस समय में वैल्यूज निकाली गई थी परिधि की, वो एकदम सही थी। आज भी वही पाई यूज करके हम वही वैल्यूज निकाल रहे हैं। चंद्रमा के केस में भी आप देख सकते हैं, पाई का मान 3927/1250, गुणे चंद्रमा का जो रेडियस है, त्रिज्या है, जिसे हम कर्ण कहते हैं, वो 51,566 है, गुणे 2, बराबर अब ये आपको परिधि प्राप्त हुई है, जो कि कितना है? 3,23,999। इसे हम 3,24,000 कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 0.51 का अंतर है, सिर्फ 0.51 का। बाकी प्राचीन जो निकाला गया था 3,24,000 योजन, वो भी वही था। तो यहाँ पे सिर्फ प्रूविंग किया गया है कि ये सही है। अब आपने त्रिज्या पढ़ लिया और परिधि पढ़ लिया, सूर्य चंद्र दोनों की। अब ये जो योजनात्मक मान मिले आपको, परिधि भी और त्रिज्या भी, इन योजनात्मक कर्ण से कला कर्ण की गणना, अर्थात जो आपने मान प्राप्त किए हैं कर्ण अर्थात त्रिज्या योजन में, अब उसको हम कला में बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो त्रिज्या का मान योजन से कला में बदलना, यह है टॉपिक। तो शीघ्रफल आनयन में सूर्य व चंद्र के शीघ्रकर्ण तथा मंदकर्ण साधित करने होते हैं। ये पहले आप पढ़ चुके हैं, ग्रह लाघव में भी बताया गया है, और साथ में सिद्धांत में भी, कि शीघ्रफल आनयन करने में सूर्य व चंद्र के शीघ्रकर्ण तथा मंदकर्ण साधित करने होते हैं। उन्हीं मानों को यहाँ उपयोग करते हुए इन कर्ण को द्विगुणित त्रिज्या में से घटाकर शेष से त्रिज्या के वर्ग में भाग देने से प्राप्त फल कलाकर्ण होते हैं। तो अब आप योजन मान को कला में बदलने जा रहे हैं। इसके लिए आप ये डायग्राम देख लें। यहां पे आप देख सकते हैं, ये एक ग्रह, मान लीजिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। तो जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है तब उसकी गति सबसे कम होती है, इसीलिए इसे हम मंदोच या एपिहीलियन कहते हैं। और ये दूरी जो होती है इसी को त्रिज्या कहते हैं। लेकिन ये कौन वाली त्रिज्या है? मंद कर्ण या मंद त्रिज्या, जब पृथ्वी की गति सबसे मंद है और दूरी सबसे ज्यादा है। उसी तरह से पृथ्वी जब सूर्य के एकदम पास से गुजरती है तो इसे हम कहते हैं शीघ्रोच्च। शीघ्र इसलिए क्योंकि यहाँ पृथ्वी की गति सबसे ज्यादा है, इसे इंग्लिश में पेरीहीलियन भी कहते हैं। और इसी कारण से पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है अर्थात त्रिज्या या कर्ण, उसे शीघ्र कर्ण या शीघ्र त्रिज्या कहते हैं। तो ये मंद त्रिज्या और शीघ्र त्रिज्या
ये दोनों का औसत मान हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं जब ग्रह मध्यम दूरी पे होता है, तो इसे हम मध्यम ग्रह कहते हैं, और इस दूरी को मध्यम त्रिज्या या औसत त्रिज्या के नाम से जानते हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि क्योंकि अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं योजनात्मक कर्ण, अर्थात कर्ण का योजनात्मक मान से कर्ण का कलात्मक मान निकालने, तो इसमें हम इन चीजों का उपयोग करेंगे। पहली बात, तो दो गुणे त्रिज्या, जब त्रिज्या के साथ कुछ ना लिखा हो तो यह औसत त्रिज्या है। दो गुणे औसत त्रिज्या माइनस शीघ्रकरण या मंदकरण। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपने शीघ्रकरण लिया है तो जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा कलात्मक का, वो इस छोटी वाली त्रिज्या का मिलेगा। अगर आप मंदकरण लेंगे तो जो कलात्मक मान प्राप्त होगा कर्ण अर्थात त्रिज्या का, वो ये वाला प्राप्त होगा जब पृथ्वी मंदोच्च पे है, अर्थात सबसे ज्यादा दूर है। इसलिए फार्मूले में दोनों शब्द एक साथ लिख दिए गए हैं, एक बार में एक यूज करना है। दो गुणे औसत त्रिज्या माइनस शीघ्र कर्ण या मंद कर्ण बराबर शेष। अब इस शेष से भाग देंगे औसत त्रिज्या के वर्ग में। औसत त्रिज्या का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और डिवाइडेड बाई 30 जो आपने प्राप्त किया उससे भाग दिया, तो आपको जो कर्ण प्राप्त होगा वो अब कलात्मक हो गया। अर्थात आपने ये शीघ्र कर्ण का मान या मंद कर्ण का मान कला में बदल दिया। अगला टॉपिक है योजन बिंब। इदानीम योजन बिंबन्याह। तो बिंब का मतलब हुआ उसका व्यास का मान। आपने पिछले दो टॉपिक में त्रिज्या, परिधि, योजन में, और बाद में उसको योजन को कन्वर्ट कर लिया कला में। अब ये तीसरा जो टॉपिक है, यहाँ पे त्रिज्या या उसका परिधि नहीं, बल्कि हम बिंब मान पढ़ने जा रहे हैं, वो भी योजन में। तो बिंब क्या होता है? जैसे ये ग्रह है तो इसका पूरा का पूरा व्यास, हम यहां से जब पृथ्वी से देखते हैं तो ये बहुत छोटा नजर आता है। सूर्य और चंद्रमा आप देख लें तो चंद्रमा एक चलनी जिससे आटा चालते हैं उसी साइज का होता है, और सूर्य थोड़ा सा बड़ा होता है उससे बस। लेकिन असल में तो ये बहुत बड़े हैं। तो यहां से हम एंगुलर जो शिफ्ट है, पृथ्वी पे खड़े होके ये ऊपर का एंड और नीचे का एंड कितना एंगल का डिफरेंस बना रहा है, एंगुलर मान, और इसकी दूरी जो त्रिज्या हम पहले निकाल चुके हैं, मंद त्रिज्या और शीघ्र त्रिज्या, उसके अनुपात से ये व्यास निकाल लेते हैं। तो उसी को हम बिंब कहते हैं। और अभी हम बिंब का मान योजन में निकालने जा रहे हैं। इदानीम योजन बिंबा न्याह। तो सूर्य का बिंब मान, सूर्य बिंब व्यास 6522 योजन है। तो सूर्य का जो ये व्यास है ये 6522 योजन में है, इसकी यूनिट योजन है। तथा चंद्र का बिंब मान लीजिए अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा का बिंब मान कितना है? 480 योजन। तो सूर्य के कंपैरिजन में देखा जाए तो चंद्रमा बहुत ही छोटा है, इसका जो व्यास है वो 480 योजन है बस। अब भूव्यास को, अब हम यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य का व्यास तो जान चुके। अब राहु, जिसको हम कहेंगे भू की छाया, भू छाया या पृथ्वी की छाया, इसे हम कुभा भी कहते हैं, उसका व्यास निकालने जा रहे हैं। तो भू व्यास को रवि बिंब व्यास में से घटाकर चंद्र के कर्ण से गुणा करके सूर्य कर्ण से विभक्त करने से प्राप्त फल को भू व्यास में से घटाने से चंद्र मार्ग अर्थात चंद्र स्थान पर कुभा अर्थात भू छाया या राहु का विस्तार अर्थात व्यास या बिंब प्राप्त होता है। क्यों चंद्र मार्ग पे? क्योंकि जब ये चंद्र मार्ग पे पहुंचेगा अर्थात चंद्रमा वहां पे पहुंचेगा, तभी तो उस पर छाया पड़ेगी, तभी तो छाया नजर आएगी। और छाया को ही हम यहाँ राहु कह रहे हैं क्योंकि राहु छाया ग्रह है। छाया की तो यही प्रॉपर्टी है ना कि अगर कोई आधार नहीं मिला तो छाया दिखेगी नहीं। तो पृथ्वी की छाया को आधार कौन देता है? चंद्रमा। जब चंद्रमा वहां पे आ जाएगा तो हमें छाया दिख जाएगी और तभी उसका व्यास आप निकाल पाएंगे। तो ये जो मान प्राप्त होगा ये योजनात्मक बिंब मान है जो इस कैलकुलेशन से मिलेगा। कुबा के मान को ही राहु का योजनात्मक मान कहा जाता है।
अब जो हमने बोला उसको फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देख। रवि बिंब व्यास माइनस भू व्यास, ये क्योंकि यहां दिया है भू व्यास को रवि बिंब व्यास में से घटाकर, तो रवि के बिंब व्यास अर्थात सूर्य के बिंब व्यास में से भू व्यास अर्थात पृथ्वी के व्यास को घटाया, और घटाने से जो फल प्राप्त हुआ उसमें चंद्र कर्ण अर्थात चंद्रमा की जो त्रिज्या है, उसकी ऑर्बिट की, उसकी कक्षा की जो त्रिज्या है, चंद्र कर्ण से गुणा किया, तो जो गुणनफल प्राप्त हुआ, अब उस गुणनफल में हम भाग देने जा रहे हैं किससे? सूर्य की त्रिज्या से। सूर्य की त्रिज्या का मतलब सूर्य जो चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, तो उस ऑर्बिट की जो त्रिज्या है उसे हम कह रहे हैं सूर्य कर्ण या सूर्य की त्रिज्या। और आपको प्राप्त होगा लब्धि, जो लब्धि प्राप्त होगी वो प्राप्त फल हो गया। अब भू व्यास में से, फिर से पृथ्वी के व्यास में से उस प्राप्त फल को घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? भूभा बिंबमान योजन में, इसी को कुभा या भूछाया कहते हैं, या राहु का बिंबमान योजन में बोलते हैं। तो इस तरह से आपने राहु का बिंबमान मतलब उसका व्यास प्राप्त कर लिया, और इसमें आपने चंद्रकर्ण का उपयोग किया है, क्योंकि चंद्रमा जब उस स्थान पे आएगा, चंद्र मार्ग पे ही ये प्राप्त हो सकता है। इस डायग्राम में ये देख सकते हैं कि चंद्रमा की ये ऑर्बिट है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पड़ी और पृथ्वी की छाया बनी, और इसी छाया का व्यास मान अभी आपने ये निकाला है, उसी को राहु का बिंबमान योजन में बोल रहे हैं, क्योंकि इसी की परछाई अब चंद्रमा पे जाएगी। चंद्रमा यहां पे योजनात्मक कर्ण, कर्ण मतलब त्रिज्या को कलात्मक बनाना, तो जितनी त्रिज्याएं ऊपर आपने निकाली हैं वो सब योजन में थी, अब उनको कलात्मक में, कला में कन्वर्ट करने का फार्मूला ये दिया गया है। सूर्य चंद्र तथा भू छाया के व्यासों को त्रिज्या से गुणा करके क्रमशः सूर्य चंद्र तथा चंद्र मंद कर्ण से विभाजित करने से उनके कलाकर्ण का मान क्रमशः प्राप्त होता है। यहाँ तीन चीजें हैं, सूर्य चंद्र तथा भू छाया, अर्थात सूर्य का निकालना है, सूर्य की त्रिज्या, चंद्र की त्रिज्या, और भू छाया अर्थात राहु की त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब जो वो चक्र लगा रहे हैं उस गोले का त्रिज्या। पहला फार्मूला सूर्य के लिए, सूर्य का बिंब योजन में गुणे त्रिज्या, तो सूर्य का बिंब मान ले रहे हैं योजन में और फिर उसको गुणा कर रहे हैं त्रिज्या से, सूर्य की त्रिज्या से, फिर भाग दे रहे हैं सूर्य के मंद कर्ण। आपको मंद कर्ण बताया है, जब पृथ्वी सबसे ज्यादा दूर होती तो वो मंद कर्ण है, तो सूर्य के मंद कर्ण, तो आपको जो प्राप्त होगा वो सूर्य कर्ण प्राप्त होगा, सूर्य की त्रिज्या प्राप्त होगी, और ये अब कलात्मक होगी। आपने योजन मान से कलात्मक बना लिया। इसी तरह से चंद्र बिंब योजन मान को गुणा करेंगे उस चंद्र की त्रिज्या से, भाग देंगे चंद्र के मंद कर्ण से, तो आपको जो प्राप्त होगा वो चंद्र का कर्ण अर्थात त्रिज्या कलात्मक होगी। तीसरे फार्मूले में भूभा के बिंब योजन अर्थात राहु का जो व्यास है योजनात्मक योजन में है, उसको त्रिज्या से गुणा किया, राहु की ही त्रिज्या से, और भाग दिया चंद्र मंद कर्ण से। चंद्र, अब यहाँ पे राहु के केस में चंद्र से क्यों भाग दे रहे हैं? जबकि ऊपर तो सूर्य को सूर्य से भाग दिया, चंद्र को चंद्र मंदकरण से भाग दिया, तो भूभा के केस में चंद्र मंदकरण, क्योंकि चंद्रमा पे ये जो भूभा बन रहा है, तो जहां पे चंद्रमा होगा वहीं पे राहु बन जाएगा, इसलिए चंद्रमा का ही मंदकरण लेंगे। अगर चंद्रमा दूर होगा तो वहां पे पहुंच जाएगा भूभा बने, इसलिए चंद्र का मंदकरण लिया से भाग देने पे आपको भूभा का कर्ण अर्थात भूभा की त्रिज्या कलात्मक प्राप्त होती है। प्रकारांतर से बिंब का कलात्मक मान, अब यहाँ पे फिर से आप कलात्मक मान निकाल रहे हैं, लेकिन प्रकारांतर मतलब अन्य प्रकार से, एक और दूसरे प्रकार से आप निकालने जा रहे हैं। अब देखिए ये इसलिए फार्मूले इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो कोई भी आ सकता है, जबकि उसमें से इसमें से कोई भी फार्मूले से आप कलात्मक मान निकाल सकते हैं, पर आपको तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा। तो प्रकारांतर से बिंब का कलात्मक मान, तो इसमें तीन फार्मूले दिए हैं। सूर्य गति में अपना दसमान, अपना का मतलब सूर्य का ही,
सूर्य गति में अपना दशमान से युक्त करके, युक्त मतलब जोड़ करके, तो पहला फॉर्मूला देख लीजिए, एक सूर्य की गति में सूर्य का ही दशमांश अर्थात सूर्य गति बटे 10 को जोड़ के फिर उसको भाग देना किसका, आधा करने से, भाग देना है 2 से, बराबर रवि का कला बिंब प्राप्त होता है। तो सूर्य का बिंब कलात्मक प्राप्त हो गया। चंद्रमा की गति को 3 से गुणा करके 74 से विभक्त करने से, तो जो चंद्रमा की गति है, कितने अंश कला विकला से चल रहा है, उस चंद्र को 3 से गुणा करने पे गुणनफल को भाग देंगे 74 से, तो आपको चंद्र का बिंब पता चलेगा। बिंब अर्थात उसका व्यास कलात्मक। तीसरा फार्मूला, चंद्र गति अर्थात चंद्र की गति में से घटाना है 715, यहां पे दिया है। चंद्र गति में से 715 घटाकर 25 से वियुक्त करने से प्राप्त फल में 29 युक्त अर्थात जोड़ने से चंद्र का कलात्मक बिंबमान प्राप्त होता है। तो चंद्रमा का जो कलात्मक बिंबमान के 2 फार्मूले यहीं अगल बगल दे दिए गए हैं। तो तीसरे में है चंद्र गति माइनस 715, जो अंतर्मान प्राप्त हुआ उसको भाग दिया 25 से, तो आपको प्राप्त फल मिला। प्राप्त फल में 29 जोड़ा तो आपको चंद्र का बिंब कलात्मक प्राप्त हुआ। राहु अर्थात भू छाया का प्रकारांतर से कला बिंबमान, इदानी राहु प्रकांतरेण कला बिंबमान। अब यहां राहु का अन्य तरीकों से इसका बिंबमान निकाल रहे हैं कलात्मक। ऊपर हम निकाल चुके, लेकिन फिर से रवि गति को 5 से गुणा करके 12 से विभक्त करके, तो रवि गति अर्थात सूर्य की गति को 5 से गुणा किया, 12 से भाग दिया, तो प्राप्त फल ए मिला। प्राप्त फल को अलग स्थापित कर दें, इसलिए इसका नाम हमने ए रख दिया। और चंद्र गति को 2 से गुणा करके 15 से विभक्त करके फल प्राप्त करें। इसी तरह से चंद्र गति को 2 से गुणा किया और 15 से भाग दिया, आपको प्राप्त फल मिला, ये भी अलग रख दें बी। अब इन दोनों कलात्मक फलों को परस्पर घटाने से भूबिंब का प्रमाण होता है। अब ये जो 2 मान प्राप्त हुए, प्राप्त फल ए और बी, इनका अंतरमान निकालना है। तीसरे फॉर्मूले में प्राप्त फल ए माइनस प्राप्त फल बी, अंतरमान मतलब जो बड़ा हुआ उसमें से छोटे को घटाना है। तो आपको जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, राहु का अर्थात भूभा का बिंब व्यास कलात्मक। ये कलात्मक में कन्वर्ट हो गया क्योंकि पहले आपका योजन में था।